सो हेलो गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी के ब्लड टॉपिक के बारे में। तो ब्लड में हम देखेंगे उसके इंट्रोडक्शन क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लड में इंट्रोडक्शन। ब्लड के इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। इसे हम एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। साथ ही साथ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशंस रहते हैं उसे कैरी करता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑल थ्रू आउट द बॉडी कैरी करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, इसलिए फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। साथ ही साथ इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ओके, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले देखते हैं इसके कलर के बारे में। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं कलर। तो जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। एंड इसके दो फॉर्म देखते हैं। एक आर्टेरियल ब्लड जो होता है, आर्टेरियल ब्लड, वो स्कारलेट रेड होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। एंड जो वेनस ब्लड होता है वो पर्पल रेड होता है, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है एंड CO2 ज़्यादा रहता है। इसके वजह से इसका जो कलर होता है वो पर्पल रेड होता है। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टीज देखते हैं वो है वॉल्यूम। तो एक नॉर्मल एडल्ट में, अगर एक नॉर्मल एडल्ट है तो उसमें जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो अबाउट 5 लीटर होगी, अबाउट 5 लीटर इन नॉर्मल एडल्ट। एंड अगर न्यू बॉर्न की बात करें तो न्यू बॉर्न में ये इसकी वैल्यू होती है 4.5 लीटर, या 450 ml। न्यू बॉर्न में 450 ml वैल्यू होती है। एंड फीमेल में स्लाइटली लेस होता है, फीमेल में स्लाइटली लेस, क्योंकि ये अप टू मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहता है। जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो उसके बाद जो ब्लड काउंट होता है वो भी सेम हो जाता है एज अ मेल। तो फीमेल में ये स्लाइटली लेस होता है, इसमें 4.5 लीटर तक होता है। एंड जो ब्लड होता है वो क्या करता है, फॉर्म करता है 8% ऑफ द बॉडी वेट फॉर्म करता है। ब्लड फॉर्म करता है 8% ऑफ द बॉडी वेट। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज होता है रिएक्शन एंड पीएच। इसका रिएक्शन किस तरह से होता है एंड इसका पीएच क्या है। तो जो ब्लड होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और इसका पीएच होता है अप्रोक्स, पीएच होता है 7.4। एंड फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, अब ब्लड में सारे सेल्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, तो इसकी वजह से इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो बिटवीन द ब्लड सेल एंड प्लाज्मा होता है, दैट इज 1.052 टू 1.061। एंड ब्लड सेल की जो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड सेल्स की, वो होती है 1.092 टू 1.101। एंड सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा देखें तो ये इसकी वैल्यू होती है 1.022 टू 1.026। तो जो ब्लड होता है वो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, तो इसलिए जो इसकी ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो इन दोनों के बीच में आती है। उसके बाद फिफ्थ जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं ब्लड की, वो होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो जो ब्लड होता है वो 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है, 5 टाइम्स मोर विस्कस देन द वाटर। अब ये विस्कोसिटी किसके वजह से होती है, तो ये विस्कोसिटी ड्यू टू RBC, रेड ब्लड सेल्स की वजह से, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होती हैं। तो जो विस्कोसिटी में कंट्रीब्यूशन देता है वो मोस्टली RBC एंड प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ही जो ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ तक थी आपकी प्रॉपर्टी। इसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, कंपोजिशन ऑफ ब्लड,
तो ब्लड में दो कंस्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा एंड सेकेंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा हो जाते हैं प्लाज्मा एंड सेकेंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है इसमें तीन पार्ट्स बेसिकली होते हैं प्लाज्मा में। सबसे पहले आ जाते हैं सॉलिड्स जो कि फॉर्म करते हैं 7 to 8% ऑफ प्लाज्मा। सेकेंड पार्ट आ जाते हैं वाटर जो कि फॉर्म करते हैं 92 to 93% ऑफ प्लाज्मा। एंड थर्ड आ जाता है गैसेस। तो हम इन सबको आगे कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम गैसेस देख लेते हैं। पहले ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ब्लड सेल्स में 3 सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स में 3 तरह के सेल्स देखे जाते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी। सेकेंड होते हैं ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसी। एंड थर्ड होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ओके अब जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं 45% ऑफ ब्लड एंड जो प्लाज्मा होता है वो फॉर्म करता है 55% ऑफ ब्लड। ओके अब इसमें हम देख लेते हैं 3 कैटेगरीज देखे प्लाज्मा में। सॉलिड जो होता है 7 to 8% पाया जाता है, वाटर जो होता है 92 to 93% एंड थर्ड जो होता है वो गैसेस होते हैं। तो गैसेस में मोस्टली 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले होते हैं ऑक्सीजन, सेकेंड होते हैं आपके नाइट्रोजन एंड थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें गैसेस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में और भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। जैसे सॉलिड्स में सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम बेसिकली देखते हैं 3 प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं। ओके प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे पहले एल्ब्यूमिन देख लेते हैं, फिर ग्लोब्यूलिन होता है एंड थर्ड फाइब्रोनेजन होता है। तो इसमें से जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रहता है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, एंड फाइब्रोनेजन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रहता है। तो ये इस तरह से इसका डिवीजन देखते हैं। उसके बाद सेकंड जो चीज़ देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, बेसिकली सॉलिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले प्लाज्मा देख लिए। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक्स में देखते को मिलता है वो है अमीनो एसिड्स। तो इसमें दोनों तरह के अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। थर्ड उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली हम ग्लूकोज कंटेंट देखते हैं ब्लड में ज़्यादा, ग्लूकोज। फोर्थ इंटरनल सिक्रेशंस रहते हैं इसमें। तो इंटरनल सिक्रेशन में आपको एंडोक्राइन के जो सिक्रेशंस रहते हैं मतलब हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, इंटरनल सिक्रेशन इनमें हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। एंड फिफ्थ आता है आपका फैट्स। तो फैट्स में 3 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स, सेकेंड आपका आ जाता है कोलेस्ट्रॉल एंड थर्ड आ जाता है आपके फॉस्फोलिपिड्स। इसके बाद 3 और चीज़ देखने को मिलती है ऑर्गेनिक में ही। सबसे पहले आपके आ जाते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स आ जाता है। एंजाइम्स में बहुत सारे अमाइलेज हो गए, कार्बोनिक अनहाइड्रेज हो गए, लाइपेस हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। 7th जो होते हैं तो ये सभी क्या है आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए। इसके साथ साथ एंटीबॉडीज भी देखने को मिलती हैं। तो ये आपका पूरा कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया। तो ब्लड में सबसे पहले हम 2 चीज़ देखते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स
और दूसरा ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है 55% ऑफ द ब्लड फॉर्म करता है एंड जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% ऑफ द ब्लड फॉर्म करते हैं। अब जो प्लाज्मा सेल्स है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड्स, वाटर एंड गैसेस में। तो इसमें 3 गैसेस होते हैं मोस्टली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड देखते हैं हम उसमें तो वाटर जो कि 90 to 93% फॉर्म करता है। एंड सॉलिड में 2 पार्ट्स हम देखते हैं सॉलिड में, सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, इसको इनऑर्गेनिक लिख लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फिर हम अलग अलग डिविजन्स देखते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इंटरनल सिक्रेशंस में हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। देन फैट्स हो गए 3 तरह के, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं एंड एक और चीज़ होता है 8th नॉन प्रोटीनियस जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस जो सब्सटेंसेस हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ओके, तो जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हो जाते हैं ये भी आ जाते हैं, जैसे इसमें आपके अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, क्रिएटिनिन आ जाएगा, यूरिया एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम पूरा कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखते हैं। तो अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बाद हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो कि ब्लड जो टॉपिक है उसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू के बारे में, हीमेटोक्रिट वैल्यू। तो इसके थ्रू हम ये डाटा फाउंड आउट करते हैं कि जो ब्लड है उसके कंटेंट में प्लाज्मा कितना है एंड ब्लड सेल्स के अमाउंट कितने हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड को फिर हीमेटोक्रिट ट्यूब में डालते हैं, हीमेटोक्रिट ट्यूब में, और इसमें एंटीकोगुलेंट, ताकि जो ब्लड है वो कोगुलेट ना हो, तो एंटीकोगुलेट डालते हैं और फिर इसको सेंट्रीफ्यूजन मशीन से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं इसका 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद इसको कितने स्पीड पे रखते हैं, 3000 रोटेशन पर मिनट, इतने स्पीड पे इसका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मा होते हैं एंड आरबीसी जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और जो आरबीसी होता है उसमें ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण वो क्या करता है, सेटल डाउन होता है, आरबीसी सेटल डाउन हो जाते हैं एंड जो प्लाज्मा होते हैं वो एट द टॉप चले जाते हैं, एट टॉप हो जाते हैं। तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि कितना वैल्यू है ब्लड में। तो इसके थ्रू अगर चेक किया जाता है तो प्लाज्मा के वैल्यू ब्लड में 55% होती है एंड ब्लड सेल्स की वैल्यू 45% होती है, ओके, ऑफ टोटल ब्लड। अब हीमेटोक्रिट वैल्यू का अगर डेफिनेशन लिखना रहे तो लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड हीमेटोक्रिट वैल्यू। इसी को हम और पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, शॉर्ट में पीसीवी। अब हम जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जब आरबीसी ऊपर आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो गया और प्लाज्मा ऊपर हो जाता है तो बीच में एक वाइट बफी कोट देखते हैं, वाइट बफी कोट रहता है जो कि दोनों को सेपरेट करता है, आरबीसी को और प्लाज्मा को सेपरेट करता है। इसमें बेसिकली होते हैं डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये जो व्हाइट पफी लेयर होता है, जैसे अगर ये ट्यूब है तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो ब्लड सेल्स रहेंगे वो नीचे सेटल हो जाते हैं एंड जो प्लाज्मा रहता है वो ऊपर सेटल हो जाता है। इनके बीच में एक वाइट बफी कोट देखने को मिलता है, वाइट बफी कोट, जो कि दोनों लेयर को सेपरेट करता है, ओके। इसके बाद हम आगे प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। तो प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड होता है, क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो कि कंटेन करता है 92 to 93% ऑफ वाटर, जैसा कि हम लोग ने कंपोनेंट्स में देखा, ऑफ वाटर एंड 7 to 8% ऑफ
सॉलिड्स। एंड जो सॉलिड्स होते हैं उसमें दो चीज़ें देखें, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये एक टर्मिनोलॉजी। उसके बाद सीरम। तो सीरम भी सेम प्लाज्मा जैसा होता है, प्लाज्मा विदाउट द प्रोटीन्स इज नोन एज द सीरम। तो सीरम जो होता है ये भी क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड होता है, क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। ये बेसिकली उसेस आउट फ्रॉम द ब्लड को। जब ब्लड क्लॉट कहीं पे हुआ रहता है तो वहाँ से जो वाइट पानी निकलता है उसे ही हम सीरम कहते हैं। तो ये क्या करता है, उसेस आउट करता है फ्रॉम द ब्लड क्लॉट्स। जैसे हम देखते हैं कि ब्लड को अगर किसी कंटेनर में रखे रहेंगे तो वो क्लॉट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो फाइब्रोजन होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर क्लम्प तैयार करता है और ट्रैप कर लेता है ब्लड सेल्स को। तो उसके बाद कुछ समय बाद जो उसमें से वाइट सीरम निकलता है, वाइट जो पार्ट निकलता है, वाइट वाटरी पार्ट, उसको ही हम सीरम कहते हैं। अब सीरम को बेसिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सीरम इज प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन। क्योंकि जो आपका क्लॉट हुआ है उसमें पूरा फिब्रिनोजेन यूज्ड अप हो जाता है, तो उसके बाद जो व्हाइट पार्ट निकलता है उसे ही हम सीरम कहते हैं। तो इसलिए सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट द फाइब्रिनोजेन इज नोन एज द सीरम। इन टर्मिनोलॉजीज के बाद अब हम फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड का बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले फंक्शन ऑफ ब्लड में फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग फंक्शन देते हैं ब्लड का वो न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। तो ब्लड क्या करता है, वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन जो कि डिराइव्ड होते हैं थ्रू द फूड या डाइजेस्टेड फूड, विटामिन, ये क्या रहता है फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड को कैरी आउट करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है जीआई ट्रैक्ट से, उसको एब्जॉर्ब करता है जीआई ट्रैक्ट से। जीआई ट्रैक्ट, और उसको क्या करता है, ब्लड कैरी करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक। डिफरेंट बॉडी टिश्यू तक ले जाता है, जिसके थ्रू सेल्स क्या करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करके बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए एज अ न्यूट्रिटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकेंड जो फंक्शन देखते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन, जैसा कि हम लोग ने देखा है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन O2 एंड CO2 को ये ट्रांसपोर्ट कराता है बिटवीन द लंग एंड द बॉडी टिश्यू, ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, इसलिए रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस करता है। थर्ड जो इसका फंक्शन देखते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन में देखते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि मेटाबॉलिज्म, जो कि जो टिश्यू, बॉडी के टिश्यू में मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले हैं उसको क्या करता है, ब्लड कैरी आउट करता है टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक। ब्लड क्या करता है, कैरी करता है टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी हो गए, स्किन हो गए, लीवर हो गए, ऑर्गन्स लाइक किडनी, स्किन एंड लीवर। तो ये क्या करता है, जो भी मेटाबॉलिज्म, ब्लड टिश्यू के मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले हैं उसको ब्लड क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, स्किन और लीवर के पास ले जाता है, और फिर ये क्या करते हैं, इसका बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन कर जाता है। किडनी बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्किन क्या करता है अलॉन्ग विद द स्वेट ये उसको बाहर निकाल देता है, और लीवर भी उसका एक्सक्रीशन कर देता है अलॉन्ग विद द बाइल। इसके बाद जो फोर्थ इसका फंक्शन देखते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को कैरी आउट करता है एंड और हेल्प करता है ताकि वो सारे जो केमिकल मैसेंजर्स रहते हैं उनको भी उनके डेस्टिनी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं हम, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, तो जो वाटर कंटेंट होता है बिटवीन द ब्लड
वो क्या होता है, फ्रीली इंटरचेंजेबल होता है, मतलब वो जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड होता है उसके साथ इंटरचेंजेबल होता है। इसी की वजह से वो क्या करता है, बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये क्या कर सकता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस कराता है। फिर सिक्स्थ जो हम इसका देखते हैं एसिड बेस बैलेंस में, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो एज अ बफर एक्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। अब जब बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, मेंटेन किए रहते हैं, मेंटेन कांस्टेंट एसिड बेस बैलेंस। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन के जो होते हैं वो बफर की तरह एक्ट करते हैं और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसके बाद सेवेंथ जो फंक्शन देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो जो ब्लड है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से ब्लड की हाई स्पेसिफिक हीट होती है ब्लड की। इसी की वजह से वो क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हम देखते हैं ब्लड का वह है स्टोरेज फंक्शन। तो जो ब्लड होता है ऐसा स्टोरेज फंक्शन में देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो वाटर, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको क्या करता है, स्टोर करके रखता है टेम्परेरी बेसिस पे। एंड नाइन्थ जो फंक्शन हम देखते हैं वो डिफेंसिव फंक्शन होता है। तो जैसा मैंने बोला था ब्लड में जो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसीज होते हैं, उसके बाद ये सभी क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ब्लड टॉपिक के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। एंड जो नोट्स है इस वीडियो का वो आपको टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पे दोनों पे अवेल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर देख लें। उनका जो लिंक है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।